सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं विगत वर्ष के क्वेश्चनों पर एक बेहतरीन तरीके से, एक नायाब वे में, ताकि सीधा आपके जहन में उतर जाए। और जिस तरह से डिस्कशन अपना चल रहा है उस तरह से अगर आप ले लेते हैं तो यकीन मानिए 30 में 30 नंबर उठाना ना फिर आपके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाता है। इस तरह से देने का प्रयास करते हैं और चारों ऑप्शनों को समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों 3 गलत हुआ और क्यों चौथा सही है। तो क्या है नहीं है एक एक चीज़ बताते हैं और कन्फ्यूजन नाम का कोई चीज़ ना हो वो करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतरीन हो जाए, बूस्टअप हो जाए, एग्ज़ाम में बेहतर करें, ज़िंदगी में बेहतर करें। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्त, इतना मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच लगभग 10 घंटे की रेगुलर क्लास अभी चल रही है। समय नहीं मिल पाता है, कभी कभी एक आध दिन नहीं भी बीच में आ पाता हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। फिर भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप तक मैं पहुंच ही जाता हूं और एग्ज़ाम तक हमेशा आप तक पहुंचता रहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बस अपना प्यार जैसे बनाए हैं इस चैनल पर वैसे ही बनाए रखें। थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए दोस्त। और आपको चाहिए गारंटेड रिजल्ट, सिंगल अटेम्प्ट में पहली बार में गारंटेड रिजल्ट चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा की ऑफलाइन बैच, जहां पर निश्चित सफलता की गारंटी होती है। क्योंकि रिजल्ट आता है यहाँ से दोस्त, बहुत मेहनत करते हैं, यकीन मानिए जी जान अपना लगा देते हैं आपके पीछे। और हमारे ऑफलाइन के अगर स्टूडेंट हैं और आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितना मेहनत करते हैं और आप भी कितना मेहनत करते हैं। इस तरह का वातावरण बनाते हैं तब रिजल्ट जा करके बेहतर होता है दोस्त, तब रिजल्ट बेहतर होता है। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। तो आज भी डिस्कशन करते हैं पेपर 1 31 जनवरी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज लगभग लग रहा है कि आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बाल विकास के क्वेश्चनों से करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा और यही का यही सिखा देंगे। बस आखिरी तक बने रहे दोस्त, आखिरी तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों का। आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ये आपको चुनना है कि एक बच्चा है वो अधिगम करेगा तो उसके लिए कौन सा स्टेज, कौन सी अवस्था बेहतर होगी ताकि जहन में उतर जाए और जिंदगी में कभी ना भूले, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज करे। तो उसके लिए किस तरह का होना पड़ेगा या क्या है, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे दोस्त। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पहला है उच्च उत्तेजना, उच्च भय, मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा रहे, हाई एक्साइटमेंट और हाई फियर, डर भी बहुत ज़्यादा हो। ए दोस्त सुनिए ना, अगर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो गलतियां हो जाएगी, गलतियां हो जाएगी। और तो अधिक एक्साइटमेंट भी ना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, ये बहुत ज़्यादा कहीं पर भी नुकसान पहुंचाता है, तो अधिगम के क्षेत्र में भी नुकसान पहुंचाता है दोस्त। अतः उच्च उत्तेजना किसी में भी नहीं होनी चाहिए, उच्च भय, डरना भी नहीं चाहिए लिमिट से ज़्यादा। तो अतः पहला ऑप्शन गलत है, बाहर करें। दूसरा, निम्न उत्तेजना उच्च भय, भाई उत्तेजना ही निम्न रहेगा तो अधिगम होगा, ये हो नहीं होगा। उच्च भय और डर अधिक रहेगा तो मुकेशवा पास करेगा, जिंदगी में फेल कर जाएगा। इसे बाहर करें दोस्त, इसे बाहर करें, बेकार है। तीसरा, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, मतलब बैलेंस एक्साइटमेंट होना चाहिए और डर नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यही तो होता है, अगर आप अधिगम करते हैं, एक्चुअल में स्टडी करते हैं, तो फिर अपना एक्साइटमेंट को बैलेंस में रखिए।
बैलेंस में रखिए और कोई भय भी नहीं रहेगा दोस्त, कोई डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें आती है तो क्यों डरेंगे। अतः तीसरा जो है ना बेहतरीन है। चौथा, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अधिगम कीजिएगा तो चीज़ों को समझिएगा, जानिएगा तो एक्साइटमेंट रहेगा। ये बोलते हैं कोई उत्तेजना नहीं, उत्तेजना नहीं तो अधिगम थोड़ी कहलाएगा, उरटना कहलाएगा, उरटन प्रणाली कहलाएगा। अतः चौथा बेकार है। तो दिए गए चारों ऑप्शनों में से सबसे खूबसूरत आंसर और इकलौता आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। चलिए बात करते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की। अब डिस्प्ले पर देखते जाएं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, एक दो सुनिए ना, बोल रहा है अधिगम का संरचनात्मक विकास, क्योंकि अधिगम कीजिएगा तो संरचना होगी, निर्माण होगा, तो वह विचार सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, जब ज्ञान की संरचना होगी तो क्या होगा, किस तरह का मुकेशवा करेगा या मुकेशवा में क्या रहेगा। तो आंसर बहुत ही होंगे, पेडागोजी है दोस्त, बहुत आंसर हो सकते हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे ना तो वो सटीक रहेगा। पहला, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। ए दोस्त, अधिगम कर रहा है, ज्ञान की रचना कर रहा है, बच्चे की भूमिका नहीं रही तो कौन कर रहा है, ये कर कौन रहा है ये गलत है, इसे बाहर करें। दूसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, होता संपूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, एडल्ट पर निर्भर रहते हैं। ए भैया, एडल्ट पर सब कुछ निर्भर रहेगा तो बच्चा खुद से कब करेगा। एनसीएफ 2005 तो खुल के बोलती है कि बच्चा को खुद से करवाएं, करके सीखने पर बल दे। ये बोलता है ना वयस्क पर निर्भर रहो। भैया निर्भर रहने की आदत पड़ जाएगी तो जिंदगी में अधिगम नहीं कर पाओगे, जिंदगी बेहतर नहीं होगी, संरचनात्मक काम नहीं कर पाइएगा, रचना नहीं कर पाएगा। अतः ऑप्शन 2 निहायत गलत है, इसे बाहर करें। तीसरा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हाँ, बच्चा एक्टिव हो करके कोई काम करता है, रोल प्ले करता है। कब? जब बच्चे में अधिगम होगा, ज्ञान की संरचना करेगा, तबे होगा ज्ञान की संरचना। जब बउआ मुकेशवा सक्रिय भूमिका निभाएगा, अच्छे से करेगा। अतः ऑप्शन नंबर 3 बहुत खूबसूरत है। चौथा, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। एक पाठ्य पुस्तक पर अगर निर्भर रह गया ना, केवल पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण रूप से, तो ज्ञान की संरचना नहीं कर पाएगा। वो रटन प्रणाली वाला बच्चा कहेगा, क्योंकि ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना रहता है। केवल पाठ्य पुस्तक सही नहीं है। हाँ, पाठ्य पुस्तक है जरूरी, इस पाठ्य पुस्तक का रिलेशन बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए तो खूबसूरत होगा। अतः चौथा ऑप्शन निहायत गलत है। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से सबसे खूबसूरत और इकलौता बेहतरीन आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप डिस्प्ले पे देखते जाएं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम करना है, कौन सी धारणा, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहला है योग्यता सुधार्य है। सुनिए, अगर मुकेशवा कोई अधिगम कर रहा है, अधिगम कर रहा है तो अधिगम करेंगे तो जरूरी है कि कोई कंसेप्ट एक ही बार में बेहतरीन हो जाए। जो आज नहीं आता है कल सीखेंगे, लेकिन लगे रहेंगे, अधिगम करेंगे तब सीखेंगे। तो अधिगम तो परिवर्तनशील है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो जो आज नहीं आता है कल इसे सुधारा जा सकता है। जो एबिलिटी आज नहीं है वो एबिलिटी कल हो सकता है अगर अधिगम करेंगे तो पहला तो वही बोला है कि योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी को सुधारा जा सकता है जो आज नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। ये एकदम सही बात है दोस्त, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन, योग्यता अटल है, जो एबिलिटी है ना वो अटल है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये दोस्त चेंज नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। ज्ञान परिवर्तनशील होना चाहिए, नया नया एडिशन होना चाहिए। अतः दूसरा निहायत गलत है, बाहर करें। तीसरा, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोस्त प्रयासों से ही फर्क पड़ता है, तो ये गलत है। चौथा, असफलता अनियंत्रित है। मतलब समझ में आ रहा, फेल हो रहे हैं ना तो फेले होते रहिएगा जिंदगी में, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है। यह 100% गलत बात है। पढ़ के, सीख करके, अधिगम करके सुधारा जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। अतः चौथा गलत है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से सबसे खूबसूरत और इकलौता आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1, योग्यता सुधार्य है। आ गया समझ में? समझ में अबे करेगा दोस्त, सब समझ में आएगा। सीधा जहन में उतारते हैं ना, क्योंकि समझ में आ रहा है, फीलिंग के साथ पढ़ा रहे हैं दोस्त, बेहतर क्वालिटी देने का प्रयास करते हैं ताकि सीधा समझे।
हाँ समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कौन हेल्पफुल है इन दिए गए ऑप्शनों में से, जिससे विद्यार्थी कंसेप्ट को समझ सके, कंसेप्ट में संवर्धन हो, वृद्धि हो, इंप्रूवमेंट हो, उसकी बात किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित, प्रतिस्पर्धाएं, कंपटीशन आधारित कंपटीशन करवाएं। ये दो, कभी भी ना, चाहे खेल हो कुछ भी हो, कंपटीशन के दृष्टिकोण से नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने के दृष्टिकोण से नहीं, रिकॉर्ड बनाने के दृष्टिकोण से नहीं खेलना चाहिए, सीखने के लिए खेलना चाहिए। तो कभी भी कंपटीशन की बात होगी ना, पूरे 150 के क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शनों में से कहीं पर भी कंपटीशन की बात करेगी ना, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव रहा ना, तो पक्का इसको छांट के बाहर कर दें, ये कभी नहीं हो सकता है। अतः पहला नहीं होगा दोस्त। दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यहां पर केंद्र बिंदु किसको माना है? पाठ्य पुस्तक को। तो पाठ्य पुस्तक को केंद्र बिंदु मानना सही बात नहीं है। पाठ्य पुस्तक वाले ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। अतः दूसरा निहायत गलत है, इसे बाहर करें, बायकॉट करें। तीसरा, बारंबार परीक्षाएं, समझ ना, कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा लेंगे। बार बार परीक्षा लेने से कॉन्सेप्ट बढ़ता है क्या? नहीं, चीजों को समझने से, अर्थपूर्ण अधिगम से, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बढ़ता है, संकल्पनात्मक समझ आती है। अतः बार बार परीक्षा लेना भी सही यहां पर नहीं है। तो बात करते हैं चौथे पर, अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, कौन कर रहा है? मुकेशबा खुदे कर रहा है। संवाद, बातचीत, संप्रेषण, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, ये भी मुकेशबे कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन में मुकेशबे कर रहा है, खोज करता है, नन्हा वैज्ञानिक है पियाजे के टर्म में मुकेशबा, अब बातचीत के माध्यम से भी सीखेगा मुकेशबा। अतः चौथा एकदम परफेक्ट और सही ऑप्शन है दोस्त। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से चौथा आंसर अन्वेषण और संवाद सुपर से भी ऊपर है दोस्त, सुपर से भी ऊपर है, लॉक लगाएं इसे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है और स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा या सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है? दोस्त सुनिए, एगो लड़की है साइना, और ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हो चुका है दोस्त, कई बार रिपीट हो चुका है। सुनिए, एक लड़की है साइना जो खुद से बात कर रही है, खुद से, कि किस प्रकार प्रगति किया जाए, बेहतर हुआ जाए। अरे कोनो बात करे, खुद से कर रही है ना, इतना ही काफी है। तो खुद से बात करना, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आंसर होगा, जानते हैं दोस्त, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, इसी को बोलते हैं निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, खुद की भाषा। ये किसके टर्म में? वाइगोत्स्की के टर्म में। अतः इसका डायरेक्ट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। कंसेप्ट पता होगा तो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, लेकिन अगर इसी में पियाजे पूछ देता तो आत्म केंद्रित वार्ता होता या अहं केंद्रित वार्ता होता। तो कहने का मतलब तीसरा ऑप्शन कब होता? जब पियाजे ऑप्शन में क्वेश्चन में रहता तब, लेकिन पियाजे तो नहीं है, वाइगोत्स्की है ना, लेव वाइगोत्स्की है। तो लेव वाइगोत्स्की के रहने के कारण आंसर होगा दूसरा, स्वनियमन दोस्त, स्वनियमन। समझ में आ रहा है ना? एकदम समझिए ना, सीधा उतार देते हैं दोस्त। पहली बार है ना तो पक्का सब्सक्राइब भी थोड़ा बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्त, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्त, आपके लिए, ताकि आप बेहतर सीखें और अच्छा रिजल्ट हो। और तरीका भी आप भी जानते हैं ना, देते हैं ना बेहतर तरीके से। चलिए बात करते हैं कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य होना चाहिए उस सिस्टम का? पहला है विद्यार्थियों को नामांकित करना। नामांकित करने के लिए मूल्यांकन करते हैं, तब एडमिशन लेंगे। और आरटी 2009 क्या कहती है कि आयु के अनुसार बच्चों को दाखिला दें, टेस्ट फैशनल सीधा रखे। अतः पहला गलत है, बाहर करें। दूसरा, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, कमजोर का अलग बनाए ग्रुप, तेज का अलग बनाए। चलो मैंने माना आपने बना भी लिया, तो मुझे बताएं कि कमजोरों के ग्रुप में कमजोर को कौन सिखाएगा?
बच्चे से बच्चा ज्यादा सीखता है, संवाद से ज्यादा सीखता है। आप तो कमजोरों को एक जगह कर दिए तो कमजोरी बना ही रह जाएगा, फिर 10 मूला रिस्ट पिलाना पड़ेगा, आप पोलिबियन पिलाना पड़ेगा, तब जाकर के मजबूत। समझिए। तो इस तरह से करना सही चीज नहीं है दोस्त, ये गलत ऑप्शन है। तीसरा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। हाँ, मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों की जरूरत की क्या जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या कमियां है, यही चीज तो पता करना है दोस्त, यही चीज पता करना है मूल्यांकन पद्धति में। अतः तीसरा ना बहुत बेहतरीन है। चौथा, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। बोलता है कि मुकेशवा ना टॉप करेगा ना तो पुरस्कार देंगे, उच्च अंक लाएगा तो पुरस्कार देंगे, आप पहचान कर लेंगे यही है मुकेशवा जो बहुत तेज है, तो क्या हो जाएगा इससे? ये सही तरीका है, निहायत बेकार और गलत तरीका है, इसे बाहर करें। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से सबसे बेहतरीन और सुपर से भी ऊपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्त, ये आखिरी क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है। समझिए कौन क्या बोल रहा है कि बच्चा है, मुकेशवा है, अब मुकेशवा का बहुत ही दोस्तों सब है, तब ना बच्चों हुआ, एक से अधिक की बात हो रही है, तो मुकेशवा और उसके संगी साथी की बात कर रहे हैं, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। हाँ सुनिए ना, हर बच्चा अलग अलग नेचर का होता है ना, क्योंकि तब ना व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर बच्चों की सोच अलग अलग तरह का, किसी भी रूप में परिवर्तन होगा ना, अलग होगा ना, तो वही होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। और व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण बच्चे को सीखने का तरीका भी अलग होता है। तो बोल रहा है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है। बच्चों में जो यह व्यक्तिगत विभिन्नता पाई गई है, अपनी भाषा में सुनिए क्या बोल रहा है, उसका मेन कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है। तो सुनिए, प्रतिरोपित किया जा सकता है मतलब किस पर ये रोपा जा सकता है, थोपा जा सकता है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। तो सुनिए ना, बताते हैं दोस्त। पहला है केवल आनुवंशिकता। नहीं दोस्त, सिर्फ आनुवंशिकता जिम्मेदार नहीं है, वंशानुक्रम भी है दोस्त, वो है, तो अकेले वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा, केवल पर्यावरण। नहीं, केवल पर्यावरण नहीं, आनुवंशिकता भी है, अतः दूसरा और पहला दोनों नहीं होगा। तीसरा, ना आनुवंशिकता पर और ना पर्यावरण पर, तो होगा कौन चीज पर? मूडी पर। किस पर होगा? तीसरा तो सबसे बेकार है, बोलते हैं आनुवंशिकता पे भी निर्भर नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, पर्यावरण पे नहीं करेगा, तो करेगा किस पे? गलत, निहायत गलत है, बाहर करे। चौथा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, मतलब दोनों के सहयोग पर, दोनों की अंतःक्रिया पर, और दोनों की जब अंतःक्रिया के कारण एक बच्चे में विकास होता है, और विकास में क्या होता है दोस्त, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती है। अतः इस क्वेश्चन का बेहतरीन और इकलौता और खूबसूरत सुपर से भी ऊपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्त, ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, और यही सही है दोस्त, यही सही है। तो बताइए दोस्त, समझ में आ गया ना? पूरी तरह से जहन में उतार दिए ना, एकदम उतार देंगे। गारंटेड रिजल्ट वाला चाहिए ना पढ़ाई सिंगल अटेम्प्ट में, तो अवश्य ज्वाइन कीजिए ना अपना क्लास, सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा की ऑफलाइन बैच। अभी जो क्लासेज चल रही है ना, उसका टाइमिंग क्या है जानते हैं? पहले 7:30 बजे सुबह में था, वो बढ़ा करके 8:30 बजे सुबह कर दिया गया है दोस्त, 8:30 बजे। और 8:30 बजे से लेकर के उसके बाद पहली क्लास जो है 8:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलती है, 11 बजे तक। और फिर दूसरी जो क्लास है वो 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कर दिया गया है, और बीच में डिस्कशन चलते रहता है। तो ड्यूटी जो है अपनी वो 9 से 10 घंटे की होती है, और संगे संगे साइंस और आर्ट्स की क्लास भी शुरू हो चुकी है, बेहतरीन और ज़बरदस्त एनर्जी के साथ दोस्त, एनर्जी के साथ। तो अलग अलग फैकल्टी भी हैं आर्ट्स पढ़ाने के लिए, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाता हूँ। और वैसे ही सीधा जहन में
जहन में उतार। इंजीनियर हूँ, आता है मुझे फिजिक्स पढ़ाना, मैथमेटिक्स मुझे आता है और कई वर्षों पढ़ाया हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है सीटेट के लिए पढ़ाना। सुनिए, तो बात क्या कर रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने मित्रों को भी भेजिए दोस्त, और चैनल पर पहली बार है तो पक्का सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्त। आप रेगुलर लेकर के वीडियो आते हैं और लेकर के आते रहेंगे और आपको समझ में आ रहा है, सिखाने का बेहतर प्रयास करते हैं दोस्त। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे शाम के 7 बजे दोस्त। नई एनर्जी, नई उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं। तब तक सेफ रहें दोस्त, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।